नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणा शक्ति के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया, जिसमें हमने शक्ति की परिभाषा तथा शक्ति किस प्रकार से बल और प्रभाव से भिन्न है इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम शक्ति के रूप और शक्ति के संरचना के क्या क्या सिद्धांत है इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शक्ति के रूप के बारे में अध्ययन करते हैं। शक्ति की कौन कौन से रूप है। तो राजनीति विज्ञान में शक्ति बहुत ही विस्तृत प्रयोग होता है। शक्ति जो अवधारणा है इसका राजनीति विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग है, जिन्हें हम शक्ति के विविध आयाम कह सकते हैं। अलग अलग आयाम, अलग अलग रूपों में हम शक्ति का प्रयोग राजनीति विज्ञान में करते हैं। मोटे रूप से तीन तरह से शक्ति को राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारात्मक शक्ति की पहचान कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान जब शक्ति के विभिन्न रूप देखते हैं तो मोटे रूप से कितने रूप आते हैं? तीन रूप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति तथा विचारात्मक शक्ति। तो राजनीति विज्ञान में मुख्य रूप से तीन प्रकार की शक्ति के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये तीनों कौन कौन से रूप है, ये इनके बारे में विस्तार से आगे देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति क्या है? राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य है समाज के मूल्यवान संसाधनों, समाज के मूल्यवान संसाधनों में पद, प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कार, दंड आदि का समाज के विभिन्न समूहों में आवंटन। समाज के अंदर जो पद होते हैं, प्रतिष्ठा होती है, कर, पुरस्कार, दंड, इनका बंटवारा कर रखा होता है। सामान्यतः राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका करते हैं। सरकार के अंदर हम देखते हैं तो सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये विभिन्न पद, प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कारों के रूप में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम शक्ति के औपचारिक अंग कहते हैं। और ये क्या होते हैं? शक्ति के औपचारिक अंग होते हैं। प्रश्न आ जाए कि शक्ति के औपचारिक अंग कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। या सरकार के अंग होते हैं वे क्या होते हैं? शक्ति के औपचारिक अंग होते हैं। किस प्रकार की शक्ति? राजनीतिक शक्ति के औपचारिक अंग होते हैं। इसके अलावा विभिन्न दबाव समूह होते हैं। राजनीति के अंदर राजनीतिक दलों के पीछे दबाव समूह जो काम करते हैं वह शक्ति का अपने पास रखते हैं। राजनीतिक दल होते हैं और प्रभावशाली जो व्यक्ति होते हैं, जो सरकार को बदलने में भूमिका भी निभाते हैं या सरकार को बदल भी सकते हैं, जो बहुत ही बड़े मतदाताओं को, समूह को विचारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, वे प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। वे भी शक्ति के राजनीतिक शक्ति धारक होते हैं। सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो सार्वजनिक नीतियां हैं पूरे नागरिकों के लिए, उनकी जो नीतियां उनको प्रभावित करने की, इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो समाज सेवक हैं, वे प्रभावशाली व्यक्ति भी राजनीतिक शक्ति रखते हैं। अतः इन्हें हम शक्ति के अनौपचारिक अंग कहेंगे। तो शक्ति के अनौपचारिक अंग कौन कौन से होते हैं? दबाव समूह, राजनीतिक दल, प्रभावशाली व्यक्ति। औपचारिक अंग कौन कौन से हैं? दबाव समूह, राजनीतिक दल, प्रभावशाली व्यक्ति। जो संपूर्ण समाज को प्रभावित करते हैं वे अनौपचारिक अंग होते हैं। जबकि औपचारिक अंग कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार की राजनीतिक शक्ति के औपचारिक अंग होते हैं। आगे देखते हैं अगला शक्ति का स्वरूप, आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति क्या होती है? आर्थिक शक्ति का अर्थ है उत्पादन के साधनों एवं धन संपत्ति पर स्वामित्व, यानी कि जो राज्य की उत्पादन के जो साधन है तथा जो धन संपदा के है उस पर किसका स्वामित्व है, वह आर्थिक शक्ति धारक होते हैं। आर्थिक शक्ति अनेक तरह से राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है, और यह आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति को क्या करती है? प्रभावित करती है। जिसके पास आर्थिक शक्ति ज़्यादा होती है वही राजनीतिक पद धारण कर पाता है। ऐसा माना जाता है कि जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं वे राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं। यानी कहने का मतलब है जिनके पास
धन स्वामित्व ज़्यादा होता है वही राजनीतिक पदों पर आसीन होते हैं। जिनके पास आर्थिक शक्ति ज़्यादा होती है उसके पास होते ही राजनीतिक शक्ति होती है। लेकिन आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के आपसी संबंध किसी तरह के इस लेकर इसे उदारवाद व मार्क्सवाद में अंतर करते हैं। तो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली शक्ति होती है, लेकिन आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के आपसी संबंध, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति है उसके आपस में जो संबंध है किसी तरह के है, इसे लेकर उदारवाद और मार्क्सवाद में अंतर है। उदारवादी विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा है वे दोनों आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति को लेकर आपस में अंतर करते हैं। दोनों के विचार अलग अलग है। उदारवाद के अनुसार उदारवाद क्या कहता है? उदारवाद कहता है राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाला समाज में अनेक तत्व होते हैं। उदारवाद तो कहता है कि राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करने के लिए समाज के बहुत सारे वर्ग हैं, वे राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करते हैं जिनमें आपस में अंतर्निर्भरता रहती है। और वे समाज के सभी तत्वों में क्या होती है? अंतर्निर्भरता होती है। केवल आर्थिक तत्व ही राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं करता है। उदारवाद का कहना है कि केवल आर्थिक तत्व जो है उसको लेकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिसके पास आर्थिक शक्ति है वही राजनीतिक शक्ति रखता है। ये कहता है उदारवाद। उदारवाद का कहना है कि समाज के बहुत सारे तत्व हैं वे सब मिलकर राजनीतिक शक्ति को बनाते हैं। दूसरी ओर मार्क्सवाद है जो कहता है कि केवल आर्थिक तत्व ही ऐसा तत्व है जो राजनीतिक शक्ति प्रदान करता है। तो मार्क्सवाद का मानना है कि सब तरह की शक्ति आर्थिक शक्ति की नींव पर टिकी हुई है, जबकि मार्क्सवाद क्या कहता है कि सभी प्रकार की शक्तियां हैं वो किस पर टिकी हुई है? आर्थिक शक्ति पर की नींव पर टिकी हुई है। प्रश्न आ जाए कि कौन सी विचारधारा ये मानती है कि राजनीतिक शक्ति पूर्ण रूप से आर्थिक शक्ति पर टिकी हुई है? तो वह विचारधारा कौन सी है? वह विचारधारा है मार्क्सवादी विचारधारा। वह विचारधारा कौन सी है? मार्क्सवादी विचारधारा। एवं आर्थिक शक्ति ही समाज में राजनीतिक शक्ति का निर्धारण करती है। कार्ल मार्क्स कहता है, समाज जो मार्क्सवादी विचारधारा के विचारक है, तो मार्क्सवादी विचारधारा कहते हैं कि आर्थिक शक्ति समाज में राजनीतिक शक्ति की निर्धारक होती है। यद्यपि पूर्व सोवियत संघ जैसे साम्यवादी राज्य में निजी संपत्ति और उत्पादन के निजी स्वामित्व पर रोक के बावजूद भी राजनीतिक रूप से ताकतवर एक नया वर्ग अस्तित्व में बन रहा, जिससे स्पष्ट होता है कि मार्क्सवाद की यह धारणा सत्य नहीं है। जो मार्क्सवाद ने कहा कि आर्थिक आधार पर ही राजनीतिक शक्ति बनती है, उसका खंडन करते हुए जो पूर्व सोवियत संघ के अंदर साम्यवादी विचारधारा को अपनाया गया और स्वामित्व आर्थिक तत्वों पर या आर्थिक नीतियों पर आर्थिक शक्ति धारक कोई भी वर्ग नहीं था, फिर भी एक प्रभावशाली राजनीतिक वर्ग बना जो कि मार्क्सवाद की इस विचारधारा का खंडन करती है। आगे देखते हैं, अगला है विचारात्मक शक्ति। तो विचारात्मक शक्ति क्या देखते हैं? विचारधारा का अर्थ है विचारों का ऐसा समूह जिसके आधार पर दृष्टिकोण का विकास होता है। एक ऐसा विचारों का समूह हो जाता है जिसे एक नई विचारधारा, नई दृष्टिकोण निर्मित होता है। यह लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करता है और वो विचारधारा होती है वो सभी लोगों के सोचने समझने के ढंग को तरीके को प्रभावित करती है। यह विचारधारा किसी शासन व्यवस्था के लोगों की दृष्टि में उचित ठहरती है और जो विचारधारा वो लोगों के सोचने के ढंग को प्रभावित करती है वह क्या करती है? शासन व्यवस्था के लोगों को दृष्टि में उचित ठहराती है। जो शासन करने वाले लोग होते हैं उनको सही बताते हैं कि हाँ ये शासन करते थे, इसलिए उसे वैधता प्रदान करती है और वे लोग उसको क्या प्रदान करती है? उस शासन को वैधता प्रदान करती है। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रचलित है और उन्हें उचित ठहराने के लिए उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, एकात्म मानववाद इत्यादि विचारधारा का सहारा लिया जाता है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की सामाजिक आर्थिक स्थितियां हैं और उनको अलग अलग विचारधारा है वह सही ठहराती है। कहीं पर साम्यवादी विचारधारा है तो वह साम्यवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो उस विचारधारा के व्यक्ति के शासन को सही ठहराते हैं। कहीं उदारवादी विचारधारा प्रचलित है तो वहाँ के उदारवादी शासन को सही ठहराते हैं।
लेकिन कोई विचार किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति में जन्म लेता है, कालांतर में परिस्थितियां बदल जाती है और तर्क की दृष्टि से ये विचार पुराने पड़ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय अनुसार क्या होती है, सामाजिक जो परिस्थितियां होती है, आर्थिक जो परिस्थितियां होती है वो बदल जाती है और उनमें विशेष तर्क और दृष्टि ये विचार पुराना पड़ जाता है। जो उनका विचार होता है, साम्यवादी विचार होता है या उदारवादी जो भी विचारधारा के आधार पर जो शासन कर रही होती है सरकार, उनका विचार पुराना पड़ जाता है। तो क्या होता है, परंतु कुछ लोग उस विचार को बनाए रखना चाहते हैं। पुराना पढ़ने के बाद ही उस विचार को कुछ लोग बनाए कर रखना चाहते हैं, क्योंकि उसके साथ उनके स्वार्थ जुड़े रहते हैं। और उनको वो क्यों बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो स्वार्थ होते हैं वे उस विचारधारा से जुड़े हुए रहते हैं। ये वर्ग उसे बचाए रखने के लिए हिंसा का प्रयोग भी करते हैं और बाद में वे उसको बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, हिंसा का प्रयोग करते हैं। मार्क्सवाद, साम्यवाद के नाम पर पूर्व सोवियत संघ, कंबोडिया आदि देशों में हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मार्क्सवादी विचारधारा के जो लोग शासन करते थे और साम्यवादी विचारधारा की को लेकर कंबोडिया सोवियत संघ के अंदर लाखों लोगों को क्या किया, मौत के घाट उतार दिया। माओवादी चीन में सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर लाखों लोगों को सफाया कर दिया गया। चीन में माओवाद के नाम पर लाखों लोगों को मार दिया गया। भारत में माओवादी, नस्लवादी इस विचारधारा से प्रेरित होकर हिंसक कार्रवाई में संकलन होते हैं। और भारत के अंदर भी भारत में भी माओवादी जो नस्लवादी है वे इसी विचारधारा के आधार पर, विचारात्मक शक्ति के आधार पर से प्रेरित होकर हिंसक कार्रवाई में संलग्न होते हैं। कई बार लोकतांत्रिक देशों में भी कुछ लोग अपनी विचारधारा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हिंसा की कार्रवाई में संलग्न हो जाते हैं। जैसे भारत के केरल राज्य में मार्क्सवादी कार्यवादकर्ता अपने वैचारिक विरोधियों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई में संलग्न रहते हैं। तो ये ऐसी विचारधारा होती है, उस विचारधारा को लेकर लगातार शासन व्यवस्था चलती रहती है। लेकिन जब उस विचारधारा में धीरे धीरे परिवर्तन आता है, उस सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन आता है, तो लोग उस परिवर्तन को, बदलाव को चाहते नहीं, क्योंकि उसमें उनके स्वार्थ रहते हैं और उस विचारधारा को बनाए रखने के लिए अनेक लोगों को मार दिया जाता है। आगे देखते हैं शक्ति संरचना के सिद्धांत कि शक्ति किस प्रकार से निर्मित होती है। शक्ति की परंपरागत संकल्पना ऐसी समता के रूप में की जाती है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। तो शक्ति क्या होता है, कि एक पक्ष है वह दूसरे पक्ष पर नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति होती है, तत्व है। ऐसे में क्या समाज में ऐसे समूह की पहचान कर सकते हैं जो नियमित रूप से किसी अन्य रूप से पर शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस बारे में मुख्यतः 4 सिद्धांत हैं। और ऐसे कौन कौन कितने सिद्धांत हैं, 4 प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। पहला है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत शक्ति संरचना के सिद्धांत के अंदर पढ़े जाते हैं। इनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं चारों को। पहला है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत जो कि मार्क्सवाद की देन है। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत किसकी देन है, मार्क्सवाद की देन है, जिसकी मूल मान्यता कि आर्थिक आधार पर समाज में 2 विरोधी वर्ग में बंटा हुआ। मार्क्सवाद क्या कहता है कि आर्थिक आधार पर समाज 2 विरोधी वर्गों में बंटा है। आर्थिक रूप से ताकतवर बुजुर्ग वर्ग, एक वह वर्ग जो आर्थिक रूप से ताकतवर है, शक्तिशाली है, वह है बुजुर्गा वर्ग, और दूसरा है आर्थिक रूप से दुर्बल जो है सर्वहारा वर्ग। इन दोनों विरोधी वर्गों के बीच समाज में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। अतः इनका मानना है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये किसका मानना है, मार्क्सवाद का मानना है। कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना है कि आज तक का जो इतिहास है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है और हमेशा 2 वर्ग रहे हैं। इसके अंदर कितने वर्ग, 2 वर्ग। एक जिसके पास आर्थिक शक्ति थी, जिसको बुजुर्गा वर्ग का जो दुर्बल था आर्थिक शक्ति के रूप में, वह सर्वहारा वर्ग रहा। माओवाद के अनुसार प्रत्येक वर्गीय समाज मूलतः शक्ति संरचना होती है जिसमें वर्ग प्रभु वर्ग, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, समाज, नैतिकता एवं संस्कृति के हर स्तरों पर ऐसा वर्चस्व कायम रहता है जिसे पराधीन वर्ग अपने स्वाभाविक नियति के रूप में आत्मसात कर लेता
है। तो कार्ल मार्क्स वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। उनका मानना था कि हर समय समाज में दो वर्ग विद्यमान थे, एक जो कि आर्थिक रूप से संपन्न था और एक जो आर्थिक रूप से दुर्बल था, और इन दोनों में हमेशा संघर्ष रहता था। आगे देखते हैं विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार भी समाज शक्ति के आधार पर दो वर्गों में बंटा हुआ है। विशिष्ट वर्गीय आधार में भी समाज में कितने वर्ग हैं? दो। विशिष्ट वर्ग जो शक्तिशाली है, सामान्य वर्ग जिसके रूप ऊपर शक्ति प्रयुक्त होती है। दो वर्ग बताता है। विशिष्ट वर्ग जो क्या है? शक्तिशाली है। यह क्या करता है? जो सामान्य वर्ग है उसके ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है। तो एक तो शक्तिशाली वर्ग और एक सामान्य वर्ग, दो रूपों में बटा होता है समाज। कौन सा सिद्धांत कहता है? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार यह वर्ग विभाजन केवल आर्थिक आधार पर नहीं होकर, लेकिन जो यह विभाजन दो वर्ग होते हैं वह सिर्फ आर्थिक आधार पर विभाजन नहीं है, इसके अनेक आधार है, जैसे कुशलता, आनुवांशिकता, संगठन की क्षमता, बुद्धिमत्ता, प्रबंध क्षमता, नेतृत्व क्षमता आदि। इनके आधार पर दो वर्ग बन जाते हैं। एक वर्ग जिसके अंदर कुशलता, आनुवांशिकता, संगठन क्षमता, बुद्धिमत्ता, प्रबंध क्षमता, नेतृत्व क्षमता के आधार पर एक शक्तिशाली वर्ग का निर्माण होता है, और एक जो शेष बच जाते हैं वो सामान्य वर्ग होता है। इन योग्यता के आधार पर प्रत्येक देश और प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में समाज का एक छोटा सा वर्ग उभर कर आता है। एक छोटा सा वर्ग बनता है जो कुशल होता है, आनुवांशिकता के आधार पर निर्भर होता है, संगठन में उनमें क्षमता होती है, बुद्धिमत्ता होती है, प्रबंध की क्षमता होती है और नेतृत्व की क्षमता होती है। वह वर्ग होता है, एक छोटा सा वर्ग होता है जो शक्तिशाली होता है, और यह वर्ग छोटा सा वर्ग क्या होता है? शक्तिशाली होता है, और सामान्य जन पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। और शेष जो सामान्य वर्ग होता है समाज में या राज्य में, उस पर अपनी इस शक्ति का प्रयोग करता है। जैसे देश के राजनेता, इस वर्ग में कौन कौन आते हैं? देश के राजनेता, प्रशासक, उद्योगपति, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। ये एक छोटा सा वर्ग इनका सामान्य जन का जो वर्ग होता है शेष, उसके ऊपर अपना शासन चलाता है। मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं जो हमेशा शक्तिशाली बने रहते हैं, भले ही औपचारिक रूप से किसी भी दल की सरकार हो। इटली के विल्फ्रेड पेरेटो कहते हैं ने अपनी पुस्तक दे माइंड एंड सोसाइटी, गीतागो मास्को ने द रूलिंग क्लास, जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल ने पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तकों में इस सिद्धांत की व्याख्या की है कि जो समाज होता है उसके अंदर विशिष्ट गुणों युक्त एक छोटा सा वर्ग निर्मित हो जाता है, और वह वर्ग सामान्य जन का जो वर्ग होता है उसके ऊपर शासन करता है। आगे देखते हैं अगला सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत का मानना है कि समाज की शक्ति का विभाजन का आधार लैंगिक है। समाज की सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास है जो महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। अतः इस आधार पर यूरोप में नारी मुक्ति के आंदोलन प्रारंभ हुए जो पुरुषों के पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का अंत करना चाहते हैं। नारीवादी सिद्धांत का मानना है कि शक्ति है वह लैंगिक आधार पर विभाजित है। आधी शक्ति महिलाओं के पास है, आधी पुरुषों के पास है। पुरुष नारियों का शोषण करते हैं। इसको लेकर नारीवादी आंदोलन हुए जिन्होंने अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए आंदोलन करती रही है। आगे देखते हैं बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत का मानना है कि शक्ति किसी एक वर्ग विशेष में न होकर बहुत सारे वर्गों में विभाजित है। शक्ति विभाजन का चौथा सिद्धांत बहुलवादी सिद्धांत है जो उपयुक्त तीनों ही से भिन्न है। वर्ग प्रभुत्व, विशिष्ट वर्गवाद और नारीवाद ये दावा करता है कि शक्ति का प्रयोग समाज के दो वर्गों शक्तिशाली और शक्तिहीन में बंटता है, परंतु बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार समाज की सारी शक्ति एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूहों में बटी है। समाज की संपूर्ण शक्ति है वे किसी एक वर्ग में न बंटकर न रहकर समाज के बहुत सारे वर्गों में विभाजित है। ये कौन सा सिद्धांत है? बहुलवादी सिद्धांत। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन्हीं समूहों के बीच सतत सौदेबाजी चलती रहती है। अतः शक्ति के आधार पर समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती है। यह भारतीय उदाहरण है जो शोषण अथवा वर्ग संघर्ष पर आधारित नहीं होकर उदार दायित्व आधारित है, जिसमें मान्यता है कि शक्तिशाली होने का अर्थ सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना है।
इसमें शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बनाकर समरस समाज की स्थापना पर जोर दिया गया है। तो बहुलवादी सिद्धांत है वो ये मानता है कि शक्ति का विभाजन बहुत सारे वर्गों में विभाजित है, किसी एक वर्ग के अंदर शक्ति संग्रहित नहीं है। तो आज हमने शक्ति के विभिन्न रूप और शक्ति संरचना के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया। अगली कक्षाओं में हम राजनीति विज्ञान की नई अवधारणा सत्ता के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।